हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चलिए बात करते हैं संविधान निर्माण, जिसके ऊपर क्लास 12 में हमने लास्ट चैप्टर है 12वां, जिस पर हमने इस चैप्टर पर अभी तक आपके दो वीडियो हमने बना दिया है। आज हम लास्ट इस पे तीसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसके माध्यम से ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप इसे तीनों ही बड़ी ध्यान से अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पे चैप्टर पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, विथ नोट्स सहित। एक तरह से ये नोट्स ही पीडीएफ जो है आपके पास स्क्रीनशॉट लेकर के बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले राज्य की शक्तियों की बात करते हैं कि सब कुछ लिखा जा रहा था, सबकी बात हो रही थी। अगस्त प्रस्ताव आ गया, अगस्त प्रस्ताव के बाद चुनौतियां हमने देख लिया, 6 लोगों की सहमति हमने देख ली। हमने ये भी देखा कि कैसे सोमनाथ लाहिड़ी अगस्त प्रस्ताव में उद्देश्य प्रस्ताव भी आ गया, साथ ही साथ सोमनाथ लाहिड़ी की आवाज भी हमने देख ली। हमने साथ ही साथ इसमें यह भी देखा कि कैसे पृथक निर्वाचन प्रणाली पर बहस हुआ, जयपाल सिंह की मांग हमने देखी। इसके अलावा जे अंगपा की बात हमने सुनी, दलित वर्गों के लिए बात सुनी। सभी चीजों पर एक एक करके हमने बहस किया और सारे मुद्दे को सही तरीके से बताने और उसका सॉल्यूशन निकालने का हमने अपने इस वीडियो में कोशिश की। अब हम लोग चलते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस चैप्टर का है, राज्य की शक्ति। यानी हमने शुरू में ही कहा था कि राज्य, केंद्र और सरकार, यानी राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर के भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी कि किसको कितना शक्ति दिया जाए, कितना पावर दिया जाए, राज्य को ज्यादा या केंद्र को ज्यादा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, अर्थात जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि ही अपना सरकार बनाते हैं और वही सरकार आगे चलती है उनके नियंत्रण में। इसे हम संसदीय प्रणाली कहते हैं। संसद चलाती है, व्यवस्था को अपनाया गया है। इस वजह से संविधान सभा में इस बात पर तीखी बहस हुई कि केंद्र और राज्य सरकार को कौन कौन से अधिकार दिया जाए, यानी किसको ज्यादा और किसको कम अधिकार दिया जाए। इस पर गंभीर बहस हमारे संविधान सभा में होने लगी। कहा गया कि संविधान सभा के कई नेता एवं जवाहरलाल नेहरू सहित ताकतवर केंद्र के पक्ष में थे। यानी कई सारे नेता और जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि केंद्र सरकार को मजबूत किया जाए, राज्य को थोड़ा कमजोर। ठीक है, वह चाहते थे कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार से ज्यादा शक्तियां दी जाए। इसी को देखते हुए संविधान में 3 अनुसूची का निर्माण किया गया, जिसे हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। इसमें संघ सूची में संघ विषय बनाएगा, राज्य सूची के विषय पर राज्य बनाएगा, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर संघ और राज्य दोनों का अधिकार होता है, तो दोनों ही कानून बनाएंगे। लेकिन टकराव की स्थिति में, दोनों के टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून वरीयता देगा, उसकी मान्यता दी जाएगी। तो केंद्रीय सूची, इसमें केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी विषयों का वर्णन किया गया है जिस पर केंद्र सरकार का कानून बना सकती है। राज्य सूची, इसमें राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी विषयों का वर्णन किया गया है जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक इसी प्रकार समवर्ती सूची, इस सूची में ऐसे विषय का वर्णन किया गया है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्रों में आता है, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। इस प्रक्रिया में अधिक मद, यानी अधिक विषय, मद मतलब विषय, केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध किया गया, मतलब केंद्र को अधिक विषय दिया गया है। 99 से अधिक विषय केंद्र के पास ही है। भारत की वित्तीय प्रावधान दिए गए जाने के चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और उन्हें मामूली खर्चे के लिए केंद्र पर निर्भर ना रह पड़े। ऐसे प्रक्रिया में कहा गया कि भारत का वित्तीय प्रावधान दिया जाए, मतलब राज्य को भी कुछ दिया जाए ताकि वो हर बात में केंद्र पर निर्भर ना रहे, उन्हें मामूली खर्चों के लिए भी केंद्र पर निर्भर रहने की जरूरत ना हो। यदि सही तरीके से आवंटन नहीं किया गया, शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया, केंद्र को शक्ति दी गई है, कुछ राज्य को भी देनी चाहिए, अगर नहीं किया गया तो संथानम,
और कई अन्य लोगों के अंधेरे भविष्य की भविष्यवाणी की। यानी इन लोगों ने कहा कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, राज्य केंद्र के खिलाफ विद्रोह भी कर सकता है, क्योंकि वो हर बात में उसके ऊपर निर्भर हो जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। इसलिए इतना भी कमजोर राज्य को ना बनाया जाए कि केंद्र के खिलाफ वो विद्रोह कर दे। इसीलिए इसे अंधेरे भविष्य की बात कर रहे थे संथानम साहब। उन्होंने आगे कहा कि प्रांत केंद्र के खिलाफ विद्रोह कर सकता है और इससे केंद्र टूट जाएगा, क्योंकि अत्यधिक शक्ति संविधान में केंद्रीकृत है और उससे खुद ज्यादा शक्ति दी गई है। तो फिर हम कैसे भरोसा करें कि केंद्र अटूट रहेगा। इसलिए ज्यादा अधिकार मिलने के बाद, ज्यादा बर्डन बढ़ने के बाद केंद्र भी टूट सकता है। इसलिए शक्तियों का बंटवारा सही दिशा में होना चाहिए। अब केंद्र और राज्य शक्तियों पर संथानम का दृष्टिकोण क्या है, देखते हैं कि संथानम ने कहा कि राज्य को मजबूत बनाने के लिए न केवल राज्य बल्कि केंद्र को भी सत्ता में लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र जिम्मेदारी से आगे बढ़ता है तो यह ठीक से काम नहीं कर सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य को कुछ शक्तियां हस्तांतरित की जाए। फिर के संथानम ने कहा कि राज्यों को उचित वित्तीय प्रावधान भी दिया जाना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सके और उन्हें मामूली खर्चे के लिए केंद्र पर निर्भर रहने की जरूरत ना हो। बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत मजबूत कर दिया जाए और किसी व्यक्ति को कमजोर करके हर बात पर उनके ऊपर निर्भर रखने के लिए कह दिया जाए तो व्यक्ति एक दिन झल्ला जाता है। हर बात पे कैसे उस पर निर्भर सकता है, तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ तो आंदोलन कर ही सकता है। इसीलिए वो कह रहे थे कि निर्भर रहने की जरूरत ना हो। यदि सही तरीके से आवंटन नहीं किया गया तो संथानम और कई अन्य लोगों ने अंधेरे भविष्य की भविष्यवाणी की। उन्होंने आगे कहा कि प्रांत केंद्र के खिलाफ विद्रोह भी कर सकता है, इससे केंद्र टूट जाएगा, क्योंकि अत्यधिक शक्ति संविधान में उसी के पास है। अब आता है कि मजबूत सरकार की आवश्यकता। तो निश्चित तौर पे सभी लोग तो चाहते ही थे मजबूत सरकार हो। विभाजन की घटनाओं से मजबूत सरकार की आवश्यकता को और मजबूती मिली। कई नेताओं ने, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने, B.R. अंबेडकर ने, गोपाल स्वामी अय्यर ने आदि ने तो मजबूत केंद्र की वकालत की कि केंद्र को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमने इससे पहले प्रांतीय स्तर पर मनमानी तरीके से प्रांतों को विशेष स्वायत्तता दी थी, जिसका नतीजा हमें बंटवारे के रूप में दिया। हमने वहां पे तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। इसलिए अब वर्तमान में हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वरना बात फिर बिगड़ जाएगी। विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफी स्वायत्तता देने पर सहमति व्यक्त की थी। इस पर मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने की सहमति भी थी, लेकिन विभाजन के बाद कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। अब कोई दबाव नहीं है कि हमें संतुष्ट करना है। विभाजन के बाद की आवाज ने केंद्रीकृत शक्ति को और बढ़ावा दिया और कहा कि केंद्र को मजबूत करना जरूरी है। जब तक केंद्र मजबूत नहीं होगा ना, तब तक राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए सारे लोगों ने केंद्र को मजबूत किया और आज भी हमारा केंद्र 20 है तो राज्य 19 है। थोड़ी ऊपर नीचे दोनों को रखा गया। शक्तियां अधिक किसके पास है? केंद्र के पास है। अब इसके बाद शक्ति का बंटवारा हुआ तो सबसे बड़ी बात आती है राष्ट्र की भाषा, कि राष्ट्र की भाषा किसको रखा जाए। क्या हिंदी को रखा जाए, अंग्रेजी को रखा जाए? देश में तो हजारों भाषाएं बोली जाती थी और देश में राष्ट्रीय एकता और विभिन्नता बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश को कैसे संभाल करके रखा जाए। तो देखिए, आजाद भारत में अनेकों भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। इन सब की संस्कृति और मान्यताएं अलग अलग थी। ऐसे में एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह सभी लोग अलग मान्यताओं और अलग संस्कृतियों से जुड़े हुए थे और ऐसे में भाषाएं अलग होने के कारण एक दूसरे को ठीक प्रकार से समझ भी नहीं सकते थे। संविधान सभा में इस बात पर तीखी बहस हुई कि आखिर किस भाषा को देश की राष्ट्रभाषा बनाया जाए। शुरुआत में गांधी जी का
मानना था कि एक ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना उचित रहेगा जिसे देश का हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। ठीक है, इसी उचित रहेगा जिसे देश का हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। इसी को देखते हुए गांधी जी हिंदी और उर्दू की मेल से बनी हिंदुस्तानी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, क्योंकि भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से द्वारा इस भाषा को बोला और समझा जाता था। परंतु जैसे जैसे व्यवस्था आगे बढ़ी तो देश में बढ़ रहे सांप्रदायिकता के टकराव के कारण हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर होती चली गई। उन्होंने कहा कि पहले तो एक थी, लेकिन सांप्रदायिकता की वजह से हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू दोनों अलग होते चले गए और ये सांप्रदायिक भाषा बन गए। एक तरफ हिंदी, जहां हिंदी को संस्कृत से जोड़ने के प्रयास किए गए, वहीं दूसरी ओर उर्दू में फारसी शब्द जोड़ते गए, जिस वजह से हिंदुस्तानी भाषा के स्वभाव में परिवर्तन आया। फिर भी महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा में अपना विश्वास बनाए रखा। उन्होंने महसूस किया कि हिंदी सभी भारतीयों के लिए एक समग्र भाषा थी और होनी भी चाहिए। आगे देखते हैं। अब आता है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दलील दी गई। आरवी धुलेकर जो संविधान सभा के सदस्य ही थे, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा और भाषा बनाने के लिए एक मजबूत दलील दी, जिसमें संविधान बनाया जाना चाहिए। इस दलील का प्रबल विरोध हुआ। असेंबली की भाषा समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिससे उनसे यह तय करने की कोशिश की गई कि देवनागरी लिपि में हिंदी एक आधिकारिक भाषा होगी, लेकिन हिंदी दुनिया के लिए एक संक्रमण, एक प्रक्रिया होगी। देखिए, जब सब बात बहस छिड़ने लगी ना, तो बात बहस बन नहीं पा रही थी। तब जाकर संविधान सभा ने एक समिति का गठन किया। यही कह रहा है यहाँ पर, असेंबली की भाषा समिति ने रिपोर्ट तैयार की। असेंबली में भाषा समिति, एक समिति गठित की गई और उसे कहा गया कि आप बताइए कि हम किसको भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में लेकर चले, क्योंकि हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। तब उस समिति ने यह सिफारिश किया कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में हम हिंदी को लेकर चलते हैं, लेकिन 15 साल के लिए अंग्रेजी को भी बोलचाल की भाषा में और कामकाज में रखेंगे और एक भाषा क्षेत्रीय होगा। जो दोनों ही नहीं जानेगा तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात रख सकता है। इस प्रकार संविधान में 3 भाषा को मान्यता मिला, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय एक भाषा तैयार की, जिसे उसने यह तय करने की कोशिश की कि देवनागरी लिपि में हिंदी एक आधिकारिक भाषा होगी, लेकिन हिंदी दुनिया के लिए संक्रमण एक प्रक्रिया होगी। और स्वतंत्रता के बाद शुरुआती 15 वर्षों तक अंग्रेजी को आधिकारिक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। प्रांत के भीतर आधिकारिक कार्यों के लिए प्रांतों को एक भाषा चुनने की अनुमति दी गई। तो 3 हो गई ना। उसने हिंदी को लोगों की भाषा के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन भाषा बदली जा रही थी और उर्दू तथा क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हटा दिए गए। यह कदम हिंदी के समावेशी और समग्र चरित्र को मिटा देता है और इसके कारण विभिन्न भाषा समूहों के लोगों के मन में चिंताएं और भय भी विकसित होगा कि कहीं हिंदी ऐसा तो नहीं है कि आगे चल करके डर पैदा कर दे, सबके ऊपर दबाव बना दे। कई सदस्यों ने तो महसूस किया कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के मुद्दे को सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए और आक्रामक कार्यकाल और भाषण के केवल गैर हिंदी भाषी लोगों में भी भय पैदा कर सकता है। इस मुद्दे को और जटिल कर गया। इसलिए विभिन्न हित धारकों के बीच आपसी समझ होनी चाहिए और फिर मिल करके हमें हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी बीच में हिंदी के प्रभुत्व को लेकर डर भी सताने लगा कि कहीं ऐसा तो ना है कि हिंदी बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी तो अन्य लोग इसके कहीं विरोध में ना आ जाए। साउथ के लोग तो ऐसे भी विरोध कर रहे थे हिंदी का। तो हिंदी के प्रभुत्व का डर। संविधान सभा के सदस्य एस जी दुर्गाबाई ने कहा कि दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ तीव्र विरोध है। भाषा के संबंध में विवाद के प्रादुर्भाव के बाद प्रतिद्वंदी में एक डर है
कि कहीं हिंदी प्रांतीय भाषा के लिए विरोधी है और यह प्रांतीय भाषण और इसके साथ जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को जड़ को काट भी सकती है। केंद्रीय सरकार को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है इसमें, ताकि वह शांति, सुरक्षा और सुनिश्चित कर सके और महत्वपूर्ण हितों के मामले में समन्वय स्थापित कर सके और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरे देश के लिए बात कर सके। हालांकि कुछ और, जैसे कि भूमि और संपत्ति कर, बिक्री कर और बोतलबंद शराब पर राज्य सरकार को अपने दम पर वसूले जा सकने की बात कही गई और इस प्रकार हिंदी को वरीयता देते हुए उसे लाया गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी एक प्रमुख राष्ट्र भाषा के रूप में आई। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी मान्यता दिया गया और एक क्षेत्रीय भाषा आज भी है। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। हमने थर्ड बुक में जो 4 चैप्टर आपके पढ़ने होते हैं, उपनिवेशवाद, 1857 की क्रांति, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, हमने चारों ही चैप्टर पर अच्छी तरह से हमने डिटेल में बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की और बताने का प्रयास किया और पूरा का पूरा हमने वीडियो बनाया है। दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है, निश्चित तौर पर लगेगा, तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारे एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। जय हिंद, जय भारत।